नमस्कार मित्रों, दीपक लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछली नॉलेज सीरीज़ के वीडियो में थेफ्ट को अच्छे से समझ लिया है। तो आज हम उस टॉपिक पर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को एक जगह रख कर समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मित्रों, नॉलेज सीरीज़ के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए है MCQs ऑन द टॉपिक थेफ्ट। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, जिससे हमारे लॉ के टॉपिक्स पर बनने वाले वीडियोस आपको नियमित रूप से मिलते रहें। थैंक यू। एंड नाउ टेस्ट पेपर वी स्टार्ट। ये है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए बी के घर से उसकी बुक बिना उसकी सहमति के वहाँ से रिमूव करता है, और उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है? विद द इंटेंशन टू रिटर्न इट, उसको लौटाने का इंटेंशन है, लेकिन उस फ्रेंड से उसे कुछ रिवार्ड मिलने के बाद। अब हमें समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। ए इज लाइबल फॉर। अब लाइबल फॉर में 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे आगे, लेकिन उस 4 ऑप्शन को देखने से पहले ही आपके पास आंसर अगर आ जाता है और फिर 4 ऑप्शन देखें, यदि वो आंसर जो आपने सोचा है वही आंसर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ, ऑप्शन से पहले ही आपको आंसर पता हो, लेकिन नहीं तो अब लीजिए ऑप्शंस। थेफ्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड अटेम्प्ट टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो सबसे पहला कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये आता है कि ये वाला क्वेश्चन तो किसी सेक्शन के इलिस्ट्रेशन से लिया गया है और बहुत ध्यान लगाने पर भी समझ नहीं आ रहा, और अगर आता है तो आता है कि डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से लिया गया है। नहीं, वहां पर भी 403 आईपीसी के अंदर भी इलिस्ट्रेशन भी कुछ कुछ इस जैसा है, लेकिन ये वहां से लिया हुआ नहीं है। यहां हमें देखना है कि थेफ्ट है या नहीं है। तो देखते हैं, थेफ्ट की डेफिनेशन 378 में दी हुई है, और उसकी डेफिनेशन को जब हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, जी हाँ, बी की बुक जो है वो मूवेबल है, यानी कि चल संपत्ति है। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, तो ये भी बात सही है। बी के पोजेशन से हम उस बुक को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि ए रिमूव कर रहा है। विदाउट पर्सन्स दैट पर्सन्स कंसेंट, और बिल्कुल लिखा हुआ है क्वेश्चन में विदाउट हिज कंसेंट, उसकी सहमति के बिना। लेकिन डिसऑनेस्टली, अब यहां उसका इंटेंशन कैसा है? तो विद द इंटेंशन टू रिटर्न इट, उसका इंटेंशन उसको वापस लौटाना है। अगर इतना ही होता तो बात कुछ और होती, लेकिन यहां यह है कि वो उससे रिवार्ड लेगा, उसी की बुक उसके बिना कंसेंट के वो लेके जा रहा है और रिवार्ड देगा तो वो उसको लौटा देगा। तो यह राइट आंसर आएगा, ए इज लाइबल फॉर थेफ्ट। ए इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी एपीओ एग्जाम 2002 में। चलते हैं दूसरे सवाल पर। है दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। अंडर द आईपीसी थेफ्ट इज एन ऑफेंस। अब इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको सेक्शन 378 में थेफ्ट की डेफिनेशन अच्छे से पता हो। तो अब मैं आपके सामने 378 जो थेफ्ट की डेफिनेशन बताता है मैं वो बोल रहा हूं। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession, out of the possession, यहाँ पे possession वर्ड यूज किया गया है, ऑनरशिप वर्ड यूज नहीं है। सपोज ऑनरशिप वर्ड यूज होता तो क्या होता? अगर ऑनरशिप वर्ड यूज होता यहाँ possession की जगह, तब केवल चोरी तभी मानी जाती जब उस ऑनर के पास से ही वो चीज गायब हुई है, लेके गए हैं। लेकिन यहाँ पे कानून बनाने वालों ने बनाया पोजेशन, यानी कि प्रॉपर्टी किसी की भी हो ये मायने नहीं रखती है, वो किसके कब्जे में है ये बात मायने रखी है।
तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था और इसका आंसर है बी, possession. Next, which one of the following is accepted as mens rea for constituting the offense of theft? अब यहाँ चार चीजें दी हुई है, नोनली, डिसऑनेस्टली, वॉलेंटरली, फ्रॉडुलेंटली. मेंस रिया कहीं ना कहीं हमारे गिल्टी माइंड्स की बात करता है. अब इसमें आप इसका आंसर भी आपको उसकी डेफिनेशन से पता चलेगा, जहां वर्ड यूज हुआ है डिसऑनेस्टली, और ये प्रश्न पूछा गया है क्लैट 2016 में. राइट आंसर इज डिसऑनेस्टली. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आप इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक लीडिंग केस है 1887 का, आर वर्सेस हैंड्स. एन ऑटोमेटिक बॉक्स was the property of the company. ठीक है. The box contained a slit of sufficient size to admit a coin and a projecting button. The box was so constructed that upon a coin being dropped into the slit and the button being pushed in, a chocolate. अब हमने यहाँ क्वेश्चन में चॉकलेट वर्ड यूज हुआ है, केस के अंदर सिगरेट था यहाँ. would be ejected from the box. ये प्रश्न बता रहा है कि आप एक प्रॉपर साइज का एक कॉइन है, उसको आप उस बॉक्स में डालेंगे तो और उसके बाद बटन पुश करेंगे तो उसमें से एक चॉकलेट निकलेगी. लेकिन कोई प्राइस है, कोई एक कॉइन है. ए ने क्या किया, उसके अंदर एक ब्रास डिस्क अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ द कॉइन, कॉइन की शेप का कोई एक टुकड़ा छोटा सा, और उसके अंदर डाल दिया. एंड देयर बाय ऑब्टेन्ड ए चॉकलेट, और उसने चॉकलेट निकाल ली. तब यहाँ आता है कि ए इज गिल्टी ऑफ, किस चीज के लिए वो ए गिल्टी होगा. जैसा हम लोग वेट मशीन पे खड़े होते हैं ना, कि उसमें 2 रुपए डाल दिए, फिर उसमें से आपका वेट मशीन से निकल के आ जाता है. उस टाइप की चीज़ है ये, कि आपने उसमें पैसा डाला, पुश किया, चॉकलेट निकल के आ गई. लेकिन ए ने क्या किया, पैसा न डाल के उस जैसी कोई चीज़ डाल दी और चॉकलेट ले ली. यहाँ पे ऑप्शन है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, नन ऑफ दिस. और ये क्वेश्चन दिल्ली एपीपी एग्जाम 2008 में आया था, और राइट आंसर इज ए, थेफ्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता ऑफ एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. आपको बताना है, आगे बताए हुए 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, उनमें से थेफ्ट की कौन सी विशेषता नहीं है. ए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी. अब 378 की डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं तो उसमें तो ये वाली बात है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो होना बहुत ज़रूरी है. तो इसका मतलब ये तो थेफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक बनती है. द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल. 2 तरह की प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल और इमूवेबल. थेफ्ट की बात की गई है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी इसका एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसलिए बी इसका आंसर नहीं हो सकता. इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन. ये बात भी सही है, किसी दूसरे पर्सन के पोजेशन से उसे लेना है. मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी. ओह माय गॉड, यस, ये वाला जो ऑप्शन है डी, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट नेसेसरी. अरे भाई नेसेसरी है, मूवमेंट नहीं होगा तो फिर थेफ्ट में कैसे आएगा. तो इसका मतलब इन 4 ऑप्शन में डी एक ऑप्शन है जो थेफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आता, और ये दिल्ली एपीपी एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है. द राइट आंसर इज डी. A meets a bullock carrying a box of treasure. He drives the bullock in certain direction in order that he may dishonestly take the treasure. In this case, A commits. बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप. ये 378 IPC का इलिस्ट्रेशन नंबर C है.
और बिल्कुल इसका राइट आंसर है सी, ये थेफ्ट होगा जैसे ही बुलॉक जो है वो मूव करने लग जाएगा उस डायरेक्शन में, तो ये थेफ्ट बन जाएगा। A makes an attempt to pick the pocket of B by thrusting his hand into B's pocket. A fails in the attempt in consequence of B's having nothing in the pocket. A is guilty of, ये लीजिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं इलिस्ट्रेशन है किसी सेक्शन का, तो ये है सेक्शन 511, उसका इलिस्ट्रेशन नंबर बी। जी हाँ, द राइट आंसर इज अटेम्प्ट टू थेफ्ट, और ये एमपी मध्य प्रदेश एपीपीओ एग्जाम 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट, ए सॉ अ रिंग belonging to Z on a table in the house of Z. A removes the ring. What offense has been committed? हालांकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। मन करता है कि थेफ्ट होगा, लेकिन नहीं, थेफ्ट नहीं हो लग रहा। तो हमने पूछा थेफ्ट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ए ने एक रिंग देखी जो जेड की थी टेबल पर और जेड के घर में। ए रिमूव द रिंग, अब ए ने वो रिंग वहां से रिमूव कर दी, तो यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन है, और ए वहां से उसे टेक ऑफ करता है, उसे वहां से रिमूव करता है, ये भी है। लेकिन एक चीज नहीं आ रही यहां, इंटेंशन। तो अगर यहां क्वेश्चन में ये वाली इस तरह का क्वेश्चन होता, सपोज ए सॉ ए रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस ऑफ जेड, ए डिसऑनेस्टली रिमूव द रिंग, तब तो ये क्लियर थेफ्ट का होता, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है। तो अब उसने किस इंटेंशन से उस रिंग को हटाया है, तो यहां पे हम ये मान के चलेंगे कि वो उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका आंसर है डी, थेफ्ट। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, और उसको आंसर नन ऑफ दीज लाने के लिए क्या कर दे, तब हम ये करते हैं कि ए रिमूव द रिंग एंड सेटल्ड and placed in proper place। अब ए ने अगर वहां से वो रिंग उठाई है और उसको एक सुरक्षित स्थान पर रख दी है उसी के घर में, जेड के घर में, ताकि वो खो नहीं जाए, इस इंटेंशन से, तो यहां पे उसका इंटेंशन शो हो जाता कि हाँ उसका इंटेंशन गलत नहीं था, वो उस रिंग को संभाल के रखने के लिए उसने वहां से उठाया है। तो यहां फिर नन ऑफ दिस, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया होता। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर होगा डी, थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए विद इंटेंशन टू स्टील ऑर्नामेंट्स ओपन बीज बॉक्स lying below the seat and found it empty. A is, जी हाँ, ये क्वेश्चन भी 511 सेक्शन के इलिस्ट्रेशन नंबर ए है। तो ए ने बी के बॉक्स को जो उसकी सीट के नीचे रखा है उसे खोला, उसके अंदर जो जेवरात हैं, जो ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण हैं, उसको चुराने का प्रयत्न करता है। बट क्या देखता है वो कि वो तो खाली है, यानी कि वो चोरी तो कर ही नहीं पाया, क्योंकि चोरी के लिए चल संपत्ति का वहां से जाना जरूरी है, वो तो है ही नहीं। तब इसका आंसर क्या होगा, ये आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, और ये प्रश्न राजस्थान एपीपी एग्जाम 2005 में पूछा गया था। द राइट आंसर इज डी, गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट एज ही हैड एन इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट एंड डिड एन एक्ट टुवर्ड्स इट। वो उसे करना चाहता था और उसने उस पर उसकी और एक कुछ कार्य भी
एक कृत्य भी कर दिया लेकिन चोरी हो नहीं पाई, तो इसे अटेम्प्ट टू थेफ्ट। और आपको याद होगा हमारे पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे, वहाँ बताया था कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट का कोई ऑफेंस नहीं होता, कोई ऑफेंस स्पेशली मेंशन नहीं है आईपीसी में। अटेम्प्ट टू थेफ्ट ऑफेंस होता है लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक सेक्शन आईपीसी के अंदर कहीं नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में 379/511 लग जाएगा, यानी कि 511 ऑब्लिक करके जहाँ लग जाता है उसका मतलब अटेम्प्ट हो जाता है। ये बात हम अपने पिछले वीडियोस में अच्छे से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a correct ingredient of the offense of theft। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा थेफ्ट का एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। पहला, डिसऑनेस्ट इंटेंशन बिल्कुल होता है। प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, जी हाँ प्रॉपर्टी मूवेबल होगी। प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन इन हुज पोजेशन इट इज, यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन हाँ, प्रॉपर्टी मूवेबल जी, प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन, जिसके पोजेशन में है उसकी कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी को वहां से ले रहे हैं। हाँ ये बात भी सही है। तो बचा क्या, डी। इसका मतलब यही इसका आंसर होगा, लेकिन डी को भी समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और हाउ माय गॉड, हम तो पहले इस बात को बता चुके थे कि ऑनर वर्ड यूज नहीं है, पोजेशन वर्ड यूज हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, राइट आंसर। X cuts down a tree on Y's land with the intention of dishonestly taking the tree out of Y's possession without his consent. What is guilty of? ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये बात करता है कि X Y के लैंड में एक ट्री है, उसे काट के Y के पोजेशन से उसकी कंसेंट के बिना ले जाता है। ये काम हो रहा है उसके इस इंटेंशन से, वो उस पेड़ को काट रहा है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसी है, मूवेबल होनी चाहिए, लेकिन ट्री क्या है, वो तो इमूवेबल है ट्री। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ की तो चोरी नहीं हो सकती। हमने पूछा क्यों, बोले वो तो इमूवेबल है। तब ऐसी सिचुएशन में हम 378 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखेंगे, और वो साफ कहता है जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property, is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth। जैसे ही हम उसे अर्थ से काट के अलग कर देंगे वो मूवेबल बन जाएगा। नो ऑफेंस अंटिल द ट्री इज टेकन अवे, द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी ये हो नहीं सकता। द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एज सुन एज ट्री इज सीवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। बिल्कुल राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। टुक अवे 3 cows belonging to B without his consent। ठीक है भैया, 3 गाय लेके चला गया उसकी कंसेंट के बिना, और उसने किसको दे दी, डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू हिज क्रेडिटर्स, 20 क्रेडिटर्स, ओह उसके क्रेडिटर्स को दे दी। ए इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट एज इट इज कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू बी इवन इफ देयर इज नो रॉन्गफुल गेन। ए नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट बिकॉज इट इज नॉट कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू हिम। गिल्टी ऑफ एक्सटॉर्शन, गिल्टी ऑफ, देखिए गिल्टी ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन तो होगा नहीं, एक्सटॉर्शन होगा नहीं, ए और बी में से आंसर होगा। अब ए और बी में से आंसर कौन सा होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसका इंटेंशन देखना है, इंटेंशन उसका डिसऑनेस्ट है या नहीं है। अब इसके लिए हमें डिसऑनेस्ट समझना होगा, और डिसऑनेस्ट की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है सेक्शन 24 में, बेईमानी से। हम डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं, हु एवर
डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन। इसके बाद लिखा है और wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, तो वो हानि कर रहा है किसी दूसरे को। तो इसका आंसर होना चाहिए ए, guilty of theft as it is causing wrongful loss to B even if there is no wrongful gain A। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ए होना चाहिए इसका आंसर। राइट आंसर इज ए। Jet takes a golden chain of his wife which was given by her father as stridhan without her consent and pledges it to raise money for domestic use। जेड इज, लीजिए साहब, मिस्टर जेड लेके चले गए अपनी पत्नी की चीज जो उसके पिता ने, यानी कि उसकी पत्नी के पिता ने उसको स्त्रीधन के रूप में दी थी। तो देखिए यहाँ पति और पत्नी के बीच में प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो वो जॉइंट और सेपरेट प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन स्त्रीधन को सेपरेट प्रॉपर्टी माना गया है। इसलिए पति अपनी पत्नी का वो धन जो उसके पिता के द्वारा दिया गया था वो स्त्री धन है, और उसकी कंसेंट के बिना वो उसे कुछ भी नहीं कर सकता, और यदि उसने कर दिया है तो वो लाइबल होगा। नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, गिल्टी ऑफ थेफ्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, और ये यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है। सी इसका आंसर होना चाहिए, और सी ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लानिंग टू कमिट ए थेफ्ट। ये आप हमारे नॉलेज सीरीज के पुराने वीडियोस देखेंगे, आपको वहाँ पता चलेगा कि कोई भी जब ऑफेंस किया जाता है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसमें से एक प्लानिंग भी है। तो किसी प्लानिंग कर रहा है वो थेफ्ट की, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होता। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नो ऑफेंस, स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी, कॉन्स्पिरेसी। दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर इज बी होना चाहिए इसका। बी इज द राइट आंसर। 15th, A is invited by B for a cup of tea while B is in the kitchen and preparing tea. A finds a golden ring on the table. He picks it up and places it somewhere in the room with the intention of dishonestly taking it away sometime later. अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल क्लियर थेफ्ट का नजर आ रहा है, तो इसका आंसर तो डी होगा। इसका डी होना चाहिए इसका आंसर। राइट आंसर इज डी। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ए को बुलाया है बी ने चाय पीने के लिए, और बी जब किचन में जाकर के चाय बना रहा है, ए को उस टेबल पर एक सोने की अंगूठी दिखती है और वो उसको वहां से उठाता है और उसी कमरे के अंदर ही कहीं ऐसी जगह रख देता है कि वो बाद में आकर के उसको ले जाएगा। यानी कि उसका इंटेंशन कैसा है, डिसऑनेस्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वो अपने साथ लेके नहीं गया। तो देखिए साथ लेके जाना जरूरी नहीं है, उसको वहां से उसकी जगह से आपने उठाया तो मूव कर दिया और ऐसी जगह रख दिया कि आप बाद में ले जाएंगे। आपने उठाया ही क्यों उसको वहां से। हाँ, अगर इसका आंसर, अगर इसका क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपन एक काम करते हैं, ही पिक्स इट अप एंड प्लेसेस इट समवेयर इन द रूम, समवेयर इन द रूम विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली हम हटा दें यहाँ से, प्रिकॉशन की बात कर दें कि वो खो नहीं जाए इसलिए उसने कहीं और रख दिया, तब ये कहीं थेफ्ट नहीं आता। तब इसका आंसर होता है ए, नो ऑफेंस। वहां से उठा के उसने उसको एक प्रॉपर प्लेस पे अगर चीज रख दी है तो वो ये ऑफेंस नहीं है। लेकिन यहां साफ क्लियर है कि विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग इट। दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2010 में पूछा है ये प्रश्न था। तो बच्चों ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस थेफ्ट से रिलेट करते हुए, और यहाँ पे हमारा टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। क्लासेस यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।